हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन को ओमन का अल्टार मिला था और ओमन ने तेसन को एक टेस्ट दिया था जिसे क्लियर करते हुए तेसन 15th फ्लोर तक पहुंच चुका था, जहां 15th फ्लोर का शैडो वॉरियर खुद को और इसे साथ में ब्लास्ट करने की कोशिश किया था। लेकिन चूंकि तेसन के पास नलीफाई द फर्स्ट अटैक है, इस वजह से वो उसके अटैक को नलीफाई करके बच गया था और उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। अगला एपिसोड। उसके बाद फुद्दी ऊपर की ओर सांसें छोड़ते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो ये तुम्हारा नलिफिकेशन स्किल एक चीट की तरह है और सिस्टम का नोटिफिकेशन तभी आता है जब तुम किसी शैडो वॉरियर को किल करते हो, और अभी सभी के सभी यूजलेस शैडो वॉरियर अपीयर हो रहे हैं जिसका तुम्हारे स्किल नलिफिकेशन के सामने कोई मुकाबला नहीं है। उसके इतना कहते ही 19th फ्लोर का शैडो वॉरियर अपीयर हो जाता है, जो कि आते ही तेसन पे अपने बड़े कुल्हाड़ी से अटैक करता है, जिसे तेसन अपने दोनों शॉट से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि तेसन भी 2 कदम पीछे की ओर धकेले जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप एक ऐसे अपोनेंट को फेस कर रहे हैं जिसे हराना आपके लिए इम्पॉसिबल है। इस मैसेज को सुनकर तेसन चिढ़ते हुए कहता है, अब तो ये सब और भी ज्यादा ताकतवर आने लगे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके इतना कहते ही इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपके स्टेटस को जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस अपोनेंट के खिलाफ अपने स्पिरिट को नहीं खोएंगे। आपने अपना स्किल मार्शल डुएल एक्टिवेट किया, आपने योर क्रेविंग फॉर द बैटल एक्टिवेट किया, आपने कॉन्टेम्प्ट फॉर द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट किया। इन्हीं सूचनाओं के साथ तेसन के पास से एक ऑरा रिलीज होता है जिससे ये मॉन्स्टर दूर हट जाता है, और तेसन इसे देखते हुए सोचता है, कई सारे ट्रायल से गुजरने के बाद अब मेरे पास बफ को लेकर बहुत ही ज्यादा स्किल्स हैं। ये सोचने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से उस शैडो वॉरियर पे अटैक करने चला जाता है, जहां इस समय तो इस शैडो वॉरियर के हाथ भी कांपने लगते हैं। इसे देखकर ये अपना स्किल असॉल्ट को एक्टिवेट करके तेसन पे अटैक करता है, जिसे तेसन पीछे हटके डॉज कर लेता है और वो अपने स्टेंस में आते हुए सोचता है, ये एक ऐसा स्किल है जो जबरदस्ती तुम्हारे बॉडी को 270 डिग्री तक मोड़ कर काट देगा। लेकिन इस असॉल्ट स्किल का बस एक ही वीकनेस है कि एक बार अगर तुम इसे एक्टिवेट कर दो तो तुम अपने मुताबिक इसे रोक नहीं सकते, और उस समय तुम्हारा पीछे का एरिया खुला होता है जहां पर अटैक किया जा सकता है। ये सोचकर तेसन उसके पीछे आकर उस पे अपने स्वॉर्ड से स्लैश मारता है और साथ में अपना स्किल एक्सक्लेरेशन और पावर स्ट्राइक को एक्टिवेट करके अपने दोनों स्वॉर्ड को उसके पीठ में भोंक देता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप 19th ट्रायल पास कर चुके हैं। इस सूचना को सुनकर तेसन सोचता है, अभी मैं इससे अपने बफ स्किल के मदद से जीत पाया, लेकिन आगे से भी ऐसा होगा ये मैं नहीं कह सकता। उसके इतना सोचते सोचते ही 20th फ्लोर का शैडो वॉरियर अपीयर हो जाता है, और जब तक ये इसे ऑब्जर्व कर पाता तब तक ये शैडो वॉरियर अपना स्किल एब्सोल्यूट विक्ट्री को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इस स्किल का तेसन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपके स्टेटस की जांच चल रही है, जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस स्किल के चपेट में नहीं आएंगे। तेसन उसके तरफ अपने स्वॉर्ड को करते हुए कहता है, यहाँ से चीजें मुश्किल होने वाली है। ये कहकर वो उसके तरफ दौड़ पड़ता है और वो शैडो वॉरियर भी इसके तरफ दौड़ पड़ता है। इन दोनों का टकराव होता है और ये दोनों लगातार एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। शैडो वॉरियर के अटैक को तेसन अपना स्किल डिफ्लेक्ट का उपयोग करके डॉज करता है, लेकिन ये शैडो वॉरियर भी किसी से कम नहीं है। वो इस मौके का फायदा उठाकर इसके मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे तेसन के मुंह से खून निकलने लगता है
और तेसन भी अपने लड़ाई के मूड में आते हुए उस पे अपना स्किल मैडनेस से अटैक करता है, जिसे काउंटर अटैक करते हुए ये शैडो वॉरियर अपना स्किल बैकलैश का उपयोग करता है, जिससे तेसन दूर फेंकते हुए जाता है। वो उठकर अपने नाक से खून पोंछते हुए सोचता है ये एक ऐसा स्किल है जो कि अपने अपोनेंट को दूर तक धकेल देता है। अपने पिछले जीवन में मैंने ये स्किल भी सीखा था और इस समय इस शैडो वॉरियर का हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। ये सोचकर वो वहां से तेजी में जाकर उस शैडो वॉरियर पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और साथ में अपना स्किल एक्सक्लेरेशन और पावर स्ट्राइक को भी एक्टिवेट करता है। और इसे इस तरीके से अटैक करते हुए देखकर ये शैडो वॉरियर भी इसे अपने स्वॉर्ड से स्ट्राइक लगाता है, जिससे इसे 210 का डैमेज लगता है। इतनी ज्यादा डैमेज खाने के बाद तेसन जल्दी से अपनी गायब हो जाने वाले रोब को एक्टिवेट करता है। इसे एक्टिवेट करते ही ये तुरंत इसके सामने से गायब हो जाता है और ये इसके पीछे आकर इस पे अपने स्वॉर्डमैनशिप के पहले मूव से अटैक करते हुए कहता है गुड बाय सायोनारा। और इसके इस अटैक से इस शैडो वॉरियर का गर्दन धड़ से अलग हो जाता है और तेसन को सूचित किया जाता है आप 20th ट्रायल पास कर चुके हैं। रिवार्ड के रूप में आपके स्ट्रेंथ को 12 से इंक्रीज कर दिया गया है, आपके एजिलिटी को 13 से इंक्रीज कर दिया गया है, आपका इंटेलिजेंस 10 से इंक्रीज हो चुका है, आपका माना 14 से इंक्रीज हो चुका है, आपका स्पिरिचुअल इंक्रीज स्किल एक्टिवेट हो चुका है। इतने खतरनाक लड़ाई से गुजरने के बाद तेसन थक कर नीचे बैठ जाता है और जब ये एक चैन की सांस ले ही रहा होता है तभी इसे एक तीव्र खतरा महसूस होता है। इस खतरे को महसूस कर ये जल्दी उस तरफ देखता है जहां एक और शैडो वॉरियर इसके तरफ बढ़ रहा होता है। इसे देखकर तो ये एक ही जगह पे सन्न हो जाता है और ये बेबसी से मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ को उठाकर कहता है ये इतना ही है जो मैं कर सकता हूँ, मैं इस ट्रायल को यहीं रोकना चाहता हूँ ओमन। उसके इतना कहते ही इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है ओमन का ट्रायल खत्म हो चुका है। आपके रिजल्ट को लेकर ओमन खामोश है। तभी तेसन अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है। नाम कैंग तेसन, लेवल 21, प्रोटेक्टिव शील्ड 50, स्टेमिना 835, माना 215, स्ट्रेंथ 332, इंटेलिजेंस 175, एजिलिटी 268, अटैक पावर 24, डिफेंस पावर 29। आप अभी अपने बेस्ट कंडीशन में हैं। इन सभी को देखकर तो फुद्दी के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है उड़े मैया ईका देख लियो। क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है कि एक 8 फ्लोर का एडवेंचर एक 20 फ्लोर के एडवेंचर को किल कर पा रहा है। और तेसन के ये सब देखते ही देखते तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है आपको रिवार्ड देने के कारण ओमन का एरिया कम हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ चारों ओर फैले ओमन का एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे देखकर फुद्दी कहता है वाओ, ओमन का तो बहुत सारा ताकत कम होते जा रहा है। और तेसन को बताया जाता है आपको रिंग ऑफ प्रूफ मिला है। उस रिंग को तेसन अपने हाथ में पहन लेता है। रिंग ऑफ प्रूफ, स्ट्रेंथ 5, डिफेंस पावर 5। फुद्दी भी इसे उत्सुक होकर देख रहा होता है और इसे बताया जाता है चूंकि आपने ओमन के सामने अपनी ताकत को साबित किया इसलिए आपको एडिशनल रिवार्ड भी दिया जाएगा। एडिशनल रिवार्ड के तौर पे इसे प्रूफ ऑफ लिमिटेशन मिलता है जो कि एक स्किल होता है। इसका कॉम्पिटेंसी लेवल अभी 1% होता है। इस स्किल के कारण जब ये अपने लेवल के या फिर अपने से हाई लेवल के किसी अपोनेंट से लड़ेगा तो इसका सभी स्टेट्स इंक्रीज हो जाएगा। तेसन इस रिंग ऑफ प्रूफ को देखते हुए कहता है मुझे एक रिंग और एक बफ स्किल मिला है। उसके ये कहते ही ओमन इसे अपना अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है जिसे तेसन मना कर देता है। उसके मना करने पर ओमन अपने कटोरी से इस पे मूत देता है। ये देखकर तो फुद्दी का हंसी रुक रहा होता है
और ओमन इसे अगली बार मिलने का वादा करता है। यहाँ से जाते हुए तेसन सोचता है तो मेरा अभी का सीमा 20th फ्लोर तक का है। ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे ऐसे ही तो नहीं पता चलता, और इस जगह को देखकर लगता है मुझे इसके बारे में उन दोनों चूहे बिल्ली को बता देना चाहिए। ये सब सोचने के बाद तेसन इस फ्लोर के सीक्रेट रूम में आता है जहां इसे रिवार्ड के रूप में स्ट्रॉन्ग एंकल प्रोटेक्टर मिलता है। इसका डिफेंस पावर 6 होता है और एजिलिटी 3। इसे लेकर ये सीधे 8th फ्लोर के बॉस रूम में जाता है जहां भी मॉन्स्टर के रूप में एक बड़ी सी मुर्गी होती है। उसे ये अपने फ्रोस्ट एरो का इस्तेमाल करके मार देता है। ये देखकर फुद्दी इसके पास आते हुए कहता है आज तो दावत ही दावत चलेंगे, और ये तेसन से कहता है ओमन के टेस्ट से गुजरने के बाद तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और साथ में सभी स्किल्स भी स्ट्रांग हो चुका है। स्टैट्स के बारे में तो बात ही मत करो। ये सुनकर तेसन भी हाँ में जवाब देता है और वो अपने 8th फ्लोर के रिवार्ड को खोलता है जहां इसे रूइन ऑफ मार्नियस मिलता है। इस स्टोन को अगर ये अपने किसी वेपन पे इस्तेमाल करेगा तो उस वेपन में कोई सा एट्रीब्यूट आ जाएगा। इसे देखकर तेसन मुस्कुरा के कहता है चलो इसे अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता हूँ, और ये इसे अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। तभी इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है आपको सीक्रेट आइडेंटिफिकेशन रिवार्ड के तौर पे एक स्पेशल एक्टिव स्किल टच ऑफ एक्सप्लोटेशन प्राप्त हुआ है। दी टच ऑफ एक्सप्लोटेशन, इसका कॉम्पिटेंसी लेवल अभी 1% है। इस स्किल के कारण आप जब भी अपने किसी दुश्मन को डैमेज पहुंचाएंगे तो उसका कुछ स्टेमिना एब्जॉर्ब होके आपके बॉडी में आ जाएगा। इस स्किल को देखकर तेसन चौंकते हुए कहता है क्या रिवार्ड के तौर पे मुझे स्किल्स भी मिल सकते हैं? इस लड़ाई से तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। इस स्किल को देखकर फुद्दी तो पूरी तरीके से खामोश हो चुका होता है और तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है यहाँ से मुझे जो सब चाहिए था वो सब मिल चुका है, अब मुझे नेक्स्ट फ्लोर पे जाने की जरूरत है। और वो सोचता है अभी अर्थ पे लौटने के मात्र 4 ही दिन बचे हैं। इतना सोचते सोचते वो 9th फ्लोर पे आ जाता है जहाँ के मॉन्स्टर्स भी गॉबलिन होते हैं, लेकिन कवच के साथ, जिसे सिस्टम होप गॉबलिन्स कहकर सूचित कर रहा होता है। ये सभी गॉबलिन्स तेसन को देखते ही तेजी से बढ़कर उस पे अपने स्वॉर्ड और चाकू से अटैक करते हैं, जिसे तेसन अपने स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है और वो अपने स्वॉर्ड से उन सभी को काटते हुए कहता है मैं इन सब को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये गॉबलिन मॉन्स्टर लिजार्ड मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर हैं। ये सुनकर फुद्दी इसके कान में कहता है मैं निश्चित हूँ कि इन सब को वो और इनका लीडर ट्रेनिंग दिया होगा, और मेरे मुताबिक तुम्हें पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तेसन इन सब को खत्म करके सोचता है एक व्यक्ति जिससे कि मैं लड़ा था, हेजुआ द गॉबलिन लॉर्ड, और अभी का करेंट लॉर्ड। इसके यहाँ तक आते हुए अब अर्थ पे वापस जाने के 3 ही दिन बचे होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ये सीधे 9th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर के पास आता है जो कि हॉब गॉबलिन का पेट्रियाज होता है। ये अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में इंसान के खोपड़ी से बने एक जादुई छड़ी को उठाया होता है। तेसन को अपने पास आते हुए देखकर ये गॉबलिन पेट्रियाज अपने इंसान के खोपड़ी से बने छड़ी को सामने की ओर करते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। गूज माजा बाज बाजा 20-20-20, ताज माजा 30-30-30। उसके इस मंत्र को कहने के साथ ही ये सभी इंसानी खोपड़ी एक पर्पल ऑरा से कवर हो जाते हैं, लेकिन तेसन के पास इतना समय नहीं होता कि वो पहले इसके जादुई छड़ी से डील करे फिर इसे मारे। इसलिए वो जल्दी से अपने गायब हो जाने वाले रोब को एक्टिवेट करता है और वो वहां से गायब होकर तेजी में इसके पास आकर इसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। ये करते ही इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है आप हॉब गॉबलिन के पेट्रियाज से जीत चुके हैं। तेसन का तो उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता।
वो आगे की ओर निकलकर इन दीवालों को देखते हुए कहता है, यहाँ पे सीक्रेट डोर कहाँ होंगे। ये कहकर ये इस दीवार पे हाथ रख के अपना स्किल ट्रैप रिमूवर को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ का दीवार हट जाता है और हमें देखने को मिलता है एक आइसोलेटेड जगह पे एक बैठा हुआ अभी का गॉब्लिन लॉर्ड। इसके सामने आते ही तेसन को सूचित किया जाता है, आपका अभी के गॉब्लिन लॉर्ड लूटरा से इनकाउंटर हुआ है। ये गॉब्लिन लॉर्ड इसे देखकर इससे पूछता है, क्या तुम ही वो हो जिसने हेजुआ को मारा था? ये सुनकर तेसन हाँ में जवाब देते हुए अपने सर को हिलाता है। ये जानकर ये गॉब्लिन इसके ऑरा को देखते हुए कहता है, वो हेजुआ, उसका मुलाकात तुम जैसे एक मॉन्स्टर से हुआ। पक्का ही वो तुमसे लड़ने के बाद संतुष्ट होकर मरा होगा। चलो उसके बदले मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने हेजुआ को उसके गद्दी से क्यों हटाया? इस सवाल को सुनकर ये गॉब्लिन लॉर्ड इससे कहता है, हम सभी यहाँ मरने के लिए ही हैं, तो एक मामूली गॉब्लिन के रूप में मरने से अच्छा एक लॉर्ड के रूप में मरना बेहतर होगा। क्या ये ऑब्वियस नहीं है? ये सुनकर तेसन इसे देखते हुए सोचता है, तो इसने अपने लालच के कारण ये किया। और उसके इतना सोचते सोचते ही ये गॉब्लिन लॉर्ड अपने दो भाले के साथ खड़ा होते हुए कहता है, मैं जानता था ये दिन एक ना एक दिन तो आएगा ही, लेकिन जब ये दिन आया है तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे मना नहीं करने वाला। तो लड़ाकू, चलो लड़ाई करते हैं। उसके इस शब्द को सुनकर तेसन एक पल भी ना इंतजार करके सीधे उस पे अपने स्वॉर्ड से स्ट्राइक मारता है, जिससे ये गॉब्लिन लॉर्ड अपने दोनों भाले से ब्लॉक कर देता है। तो तेसन फिर से इस पे स्लैश मारता है, जहां इस बार इसके अटैक को ब्लॉक करने में इस गॉब्लिन के भी हाथ कांप रहे होते हैं और वो अपने कांपते स्वर से कहता है, मैं तुम्हारे स्किल्स का मैच नहीं कर सकता और खास करके तुम्हारे इस हाई लेवल स्वॉर्डमैनशिप का तो बिल्कुल भी नहीं। तो तेसन उससे कहता है, तो क्या तुम हार मानने जा रहे हो? ये सुनकर वो गॉब्लिन उस पे एक स्लैश मारते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, भले ही मेरे जीतने के 0 चांसेस हो, फिर भी मैं लड़ूंगा। मैं अपना अंतिम समय एक गर्वपूर्ण गॉब्लिन लॉर्ड के रूप में बिताना चाहूंगा। ये सुनकर तेसन अपने स्वॉर्डमैनशिप स्किल के फर्स्ट मूव को एक्टिवेट करके इसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, तो चलो तुम्हारे गर्व को धराशायी करता हूँ। तेसन के बस इतने कहने की ही देर थी, बाकी रिजल्ट तो हम सब जानते ही हैं। ये लॉर्ड गॉब्लिन यहाँ के दीवालों के मलबे में गिरे पड़े खांसते हुए कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हमारे ताकतों के बीच इतना अंतर है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे लड़ के संतुष्ट हूँ। ये कहकर ये इसके तरफ अपने दोनों भालों को फेंकता है और कहता है, जाओ लड़ाकू, अपना विजय प्राप्त करो। इसके इतने कहने के साथ ही तेसन को बताया जाता है इस स्पीयर का अटैक पावर 10 है और इसे सूचित किया जाता है, आप अभी के लॉर्ड गॉब्लिन लूटरा से जीत चुके हैं। आपको द किंग स्लेयर का टाइटल प्राप्त हुआ है। इस टाइटल के कारण आप जब भी किसी लॉर्ड, किंग या फिर किसी ट्राइब के पेट्रियार्च से लड़ेंगे तो आपका सभी स्टैट्स इंक्रीज हो जाएगा और आपको मिलने वाले रिवार्ड को भी डबल कर दिया जाएगा। इस टाइटल के पैनल को तो खुद ही लगातार देखे ही जा रहा होता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद तेसन इसे कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, और उसके बाद वो लिलिथ के पास जाता है, जिससे वो कवरिंग सीट मैजिक प्राप्त करता है। बेसिक लेवल मैजिक कवरिंग सीट, इसका माना कंजप्शन 4 है और इसका कॉम्पिटेंसी लेवल 1%। इस मैजिक के मदद से आप अपने मौजूदगी के निशानों को मिटा सकते हैं, जिससे आपके प्रेजेंस के बारे में दूसरों को पता नहीं चलेगा। उससे मैजिक सीखने के बाद तेसन उस ओल्ड मैन के शॉप पे जाता है। वहां जाकर वो एक बोरी पोशंस खरीदता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन उससे कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने अपने पूरे फॉर्चून का इस्तेमाल कर लिया और तुम इतने सारे पोशंस क्यों खरीद रहे हो? तो तेसन इसे कहता है, क्योंकि कुछ जरूरी है जो कि मुझे करना है, और वो वहां से अगले फ्लोर के लिए निकल जाता है।
जाते हुए इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है। 9th फ्लोर के रिवार्ड के रूप में आपको हाई स्पीड बूट्स मिला है जिसे तेसन पहन चुका होता है। इसका डिफेंस 7 होता है, एजिलिटी 5 और इसे पहनने से इसका मूवमेंट स्पीड 10% से इंक्रीज हो जाएगा और एक्शन स्पीड 5% से। और 9th फ्लोर के सीक्रेट रिवार्ड के रूप में इसे एक रेडिएंट फ्रोस्ट स्वॉर्ड मिला होता है जो कि एक बर्फ के सीले की तरह लग रहा होता है। इसका अटैक पावर 11 होता है। इसे देखकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत समय हो गए हैं मुझे अपने वेपन को चेंज किए हुए। ये सब कहते हुए ये 10th फ्लोर पे आ चुका होता है। यहाँ आने पर फुद्दी उतना उत्सुक नहीं होता क्योंकि अगर तेसन एक बार इसके मिशन को कंप्लीट कर देगा तो फिर फुद्दी गायब हो जाएगा और यहाँ आने पर यहाँ के मॉन्स्टर्स को खत्म करने में तेसन को ज्यादा समय नहीं लगता और मॉन्स्टर्स को खत्म होते हुए देखकर फुद्दी का स्माइल वापिस से लौट आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब तो तुरंत ही खत्म हो गए। और वो तेसन से पूछता है, तुम्हें तो मेरा क्वेस्ट याद है ना? तो तेसन इसे कहता है, हाँ मुझे याद है। तुम उससे बदला लेना चाहते हो जिसने तुम्हें 10th फ्लोर पर मारा था, क्या मैं सही हूँ? ये कहकर जब तेसन आगे की ओर जा रहा होता है तभी फुद्दी पीछे से उसे कहता है, धन्यवाद तेसन। ये सुनकर तेसन वहीं पे रुक जाता है। तो ये फुद्दी इसे कहता है, तुम्हारे वजह से मैं अपने अस्तित्व का एक निशान छोड़ पाया। मेरा दुनिया खत्म हो चुका है, मैं मर चुका हूँ। अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बचा है। अब तो मुझे यहाँ से भी चला जाना चाहिए, लेकिन कम से कम मैंने अपनी निशानी में एक स्वॉर्डमैनशिप स्किल तो छोड़ ही दिया है। भले ही मैं तुम्हें अपने स्वॉर्डमैनशिप का सभी मूव्स नहीं सिखा पाया, लेकिन जब से ये तुम हो तो मुझे यकीन है एक ना एक दिन तुम इन सभी मूव्स को खुद ही सीख जाओगे। और जबकि मेरे क्वेस्ट पूरे होने पर मैं गायब होने जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें पहले से ही गुड बाय कह देता हूँ। उसके इन सभी बातों को सुनकर तेसन सोचता है, मेरे अर्थ पे वापिस जाने का समय बहुत ही कम बचा है और मुझे नहीं पता ये वाकई में गायब होगा कि नहीं। तो चलो अभी के लिए मैं इसे कुछ नहीं कहता। ये सोचकर वो 10th फ्लोर के मॉन्स्टर्स को ढूंढकर मारने के लिए निकल पड़ता है जहाँ 10th फ्लोर पे और मॉन्स्टर होते हैं। ये इसे देखते ही इस पे अटैक करने को दौड़ पड़ते हैं। इसका शरीर तेसन से कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। इसके पंजे को पकड़कर तेसन इसे बहुत ही आसानी से मार देता है जिससे इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप ऑर्क मॉन्स्टर से लड़ाई जीत चुके हैं। इस मरे हुए ऑर्क मॉन्स्टर को देखकर तेसन कहता है, ये लड़ाई तो कुछ ज्यादा ही आसान था। उसके बाद तेसन 10th फ्लोर के सीक्रेट रूम में जाता है। वहां जाकर ये अपने ट्रैप रिमूवल स्किल को एक्टिवेट करता है। इसे करने से इसके ट्रैप रिमूवल स्किल का प्रोफिशिएंसी 2% से इंक्रीज हो जाता है। ये देखकर फुद्दी सोचता है, ये आसानी से इसे डिस्ट्रॉय करके रिवार्ड प्राप्त कर सकता था, लेकिन ये अपने प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए अपने ट्रैप रिमूवल स्किल को एक्टिवेट कर रहा है। और इसके ट्रैप रिमूवल स्किल एक्टिवेट करने के कारण ये ट्रैप हट जाता है और इसे इस सीक्रेट रूम से रिवार्ड के रूप में एक ब्लू रिंग मिलता है। इस ब्लू रिंग का माना 10 होता है। यहाँ से सभी रिवार्ड्स लेने के बाद तेसन सीधे बॉस रूम के पास जाता है। इस बॉस रूम के दरवाजे को देखकर फुद्दी इससे कहता है, एक बार जब तुम बॉस मॉन्स्टर को किल कर दोगे और फिर हिडन रूम में इंटर करोगे तब तुम्हें वो मिल जाएगा जो मुझे मारा था, और जब तुम उस बास्टर्ड को मार दोगे तो मेरा क्वेस्ट भी पूरा हो जाएगा। उसके ये सब बातें सुनते हुए तेसन अपना आइटम रूइन ऑफ मार्नियस, जिसे इस्तेमाल करने से इसके आइटम में कोई एट्रीब्यूट आ जाएगा, और इनग्रेविंग ऑर्डर, जिसे इस्तेमाल करने से इसके वेपन में कोई स्पेशल पावर आ जाएगा, इन दोनों को अपने इन्वेंट्री से निकालता है। और इससे पहले कि फुद्दी कुछ समझ पाता कि तेसन ने इन दोनों आइटम को क्यों निकाला है, तेसन इन दोनों आइटम को अपने फ्रोस्ट स्वॉर्ड पे इस्तेमाल करता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपने अपने रूइन ऑफ मार्नियस
और इनग्रेविंग ऑर्डर को अपने रेडियंट फ्रोस्ट स्वॉर्ड पर इस्तेमाल किया है। रेडियंट फ्रोस्ट स्वॉर्ड का अटैक पावर 11 से इंक्रीज हो चुका है। इसमें लाइटनिंग का एक एट्रीब्यूट आ चुका है। इस कारण से जब भी आप अपने किसी दुश्मन पे इस स्वॉर्ड से अटैक करेंगे तो उसका लाइटनिंग से हिट होने का थोड़ा चांस होगा, जिससे उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। और ये करने के बाद तेसन फुद्दी की तरफ देखकर उससे पूछता है, मुझे बताओ फुद्दी, मेज में क्या तुम एक एग्जिस्टेंस माने जाते हो? तो फुद्दी कहता है, टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, मैं एक मरा हुआ इंसान हूँ जो कि अपने कब्र से जुड़ा हुआ है। और चूंकि तुमने मेरे क्वेस्ट को स्वीकार किया, इसलिए अब मैं तुमसे भी जुड़ा हुआ हूँ और तुम्हारे कारण अब मैं फ्रीली इधर उधर घूम सकता हूँ। लेकिन मेरा रूट कभी नहीं बदला। मैं बस इस क्वेस्ट के कारण तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। एक बार ये क्वेस्ट खत्म हो जाएगा तब हमारे बीच का बंधन भी टूट जाएगा। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, और क्या हो अगर ये क्वेस्ट कभी खत्म ही ना हो, तो क्या तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहोगे? ये सुनकर तो फुद्दी पूरे तरीके से चौंक जाता है और तेसन इससे आगे पूछता है, क्या ये मैं हूँ जो इस मेज से बंधा हुआ है, या फिर ये तुम हो जो क्वेस्ट के कारण मुझसे बंधे हुए हो? उसके इन सभी सवालों को सुनकर फुद्दी आश्चर्य में कहता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसके इतना कहते ही इन दोनों के सामने का स्पेस टूटने लगता है और इस स्पेस के दरार से इन्हें एक प्लेनेट दिखाई देता है जो कि अर्थ होता है। इसे देखते ही इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपके अर्थ पे वापस जाने के जितने दिन बचे थे वो खत्म हो चुके हैं। ये समय है जब आपको अर्थ पे ले जाया जाएगा। इन सभी सूचना और इस फटे स्पेस को देखकर फुद्दी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है? तभी तेसन को सूचित किया जाता है, आपका स्पेशल क्वेस्ट शुरू हो चुका है, अपनी जर्नी का मजा लें। और फुद्दी चिल्लाते हुए कहता है, रुको, हे तेसन, क्या चल रहा है यहाँ? और उसके इतने कहने के साथ ही तेसन को टेलीपोर्ट करके पृथ्वी ग्रह पे भेज दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी ग्रह में कई सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स को, जहां उन्हीं बिल्डिंग्स के किसी गली में तेसन की आंखें खुलती है। वो इस जगह को देखकर सोचता है, ये तो वही जगह है जहां पर मुझे मेरे पिछले जीवन में टेलीपोर्ट किया गया था। ये सोचकर वो जैसे ही उठकर बैठता है वैसे ही फुद्दी उसे चिल्लाते हुए कहता है, तेसन, हम सब कहाँ आ गए हैं? मेज में ऐसे किसी जगह के बारे में ना तो मैंने सुना है और ना ही देखा है। आखिरकार ये जगह कहाँ है? इस अर्थ को देखकर फुद्दी बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और इसे ऐसे डरे और घबराए हुए देखकर तेसन सोचता है, अपने पिछले जीवन की तरह इस बार मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। ये सोचकर वो यहीं के किसी पास के स्टोर में आ जाता है, जहाँ इस स्टोर के सभी कुछ टूटे फूटे होते हैं, सभी सामान बिखरे पड़े होते हैं और यहाँ सड़े हुए की तीव्र गंध आ रही होती है। इस गंध के कारण तेसन अपने नाक को बंद कर लेता है और सोचता है, यहाँ का सारा सामान सड़ चुका है। खैर 3 महीने बीत चुके हैं तो ये समझाया जा सकता है। ये सोचकर तेसन यहाँ से हैम और कॉर्न के कुछ डिब्बे उठा लेता है और यहीं बैठकर इसे अपने रेकी रैट के स्वॉर्ड पर अपने फ्लेम मैजिक से पकाने लगता है। इस रेकी रैट के स्वॉर्ड पर कई सारे जीवों की खून की बलि चढ़ाई गई है और इस स्वॉर्ड पे जब तेसन अपने खाने को पका रहा होता है तो इसे देखकर फुद्दी तो मूर्ति की तरह जम जाता है और तेसन इसमें से एक पीस को खाते हुए कहता है, वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। इसे इस खाने को खाते हुए देखकर फुद्दी इसे डिस्कस्टिंग वे में कहता है, तुम इसे इस स्वॉर्ड पे क्यों पका रहे हो? तेसन इसके बातों को इग्नोर करके सोचता है, भले ही ये सब आइटम मेज से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी हम इसे अर्थ पे ले आ सकते हैं और फुद्दी कोई बेवकूफ तो नहीं है। इसलिए थोड़े समय तक इधर उधर घूमने के बाद इसे पता चल जाता है कि यही वो जगह है जहां से तेसन बिलोंग करता है। ये जानकर ये इस जगह को देखते हुए कहता है,
ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। क्या यही दुनिया है जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, और मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैसे आ पाया? उसके इस सवाल पर तेसन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तुम ना तो कोई आइटम हो और ना ही कोई जिंदा क्रिएचर। तेसन के इन्हीं बातों को सुनते हुए फुद्दी का नजर सामने की ओर जाता है, जहां वो अपने सामने के दृश्य को देखकर तेसन से पूछता है, बाय द वे वो क्या है? ये बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हुए कहता है, ये स्क्वायर जैसा चीज तो हर जगह बिखरे पड़े देख रहा हूं मैं इस दुनिया में। और ये कार्स के बारे में भी इससे पूछ रहा होता है। तो तेसन इसे बताता है, इस कार को तुम कुछ इस प्रकार समझो कि ये ऐसे घोड़ा गाड़ी हैं जो बिना घोड़े के भी चलते हैं। ये जानकर ये बिल्डिंग्स के बारे में पूछता है, तो इसके बारे में क्या कहोगे तुम? क्या ये कोई ऐसा टावर है जो कि बुराई के देवता से बिलोंग करता है? उसके इस बात को तेसन काटते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ये बस बिल्डिंग्स हैं। और वो उसे एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? जहाँ वही पोर्टल होता है जहाँ से मॉन्स्टर्स इस दुनिया में अटैक करने को आते हैं। इस पोर्टल को देखकर फुद्दी कहता है, ये क्या है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तो तेसन इसे बताता है, इसी पोर्टल से मॉन्स्टर हमारे दुनिया पे अटैक करने को आते हैं, और यही कारण है जिस वजह से मैं मेज में इंटर किया हूँ। ये सुनकर फुद्दी इससे कहता है, इस पोर्टल से तो मैं कुछ अलग प्रकार का पावर महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है जब तक मैं इसे नज़दीक से नहीं देखूंगा तब तक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ये सुनकर तेसन सोचता है, क्या मुझे इसे इस पोर्टल के नज़दीक ले जाना चाहिए, जहाँ इसके इतना सोचते सोचते ही एक 84 आंख वाला मॉन्स्टर इस पे अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिसे तेसन अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है और उसे फुद्दी को दिखाते हुए कहता है, तो इसके बारे में क्या कहोगे तुम? इसे देखकर फुद्दी इसके नजदीक आते हुए कहता है, गॉड का स्लेव नहीं, इससे तो मुझे उससे अलग एनर्जी महसूस हो रहा है। ये कहना मुश्किल है कि ये काम किसका है, लेकिन जो भी इसका मास्टर है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है। यहाँ तक कि तुम उसे रेकिरेट से भी ज़्यादा ताकतवर मान सकते हो। उसके इन बातों को खामोशी से सुनते हुए तेसन इस मॉन्स्टर को अपनी फ्लेम एबिलिटी से जला देता है, और जब वो यहाँ से जाने लगता है तो फुद्दी इससे पूछता है, क्या तुम मुझे इन्हीं सब चीज़ों को पूछने के लिए यहाँ लाए? तो तेसन कहता है, ये एक बुरा आइडिया नहीं था, क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? ये सुनकर फुद्दी इसे कहता है, बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं था, और तुम्हारा धन्यवाद जिसके कारण मैं एक नया दुनिया देख पाया। तभी तेसन को सूचित किया जाता है, स्पेशल क्वेस्ट शुरू हो चुका है। इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए आपको जिंदा अनयांग सिटी हॉल तक पहुंचना है। सिस्टम के इतने कम इंफॉर्मेशन को देखकर फुद्दी चौंकते हुए कहता है, वाओ, ये सब तो तुम्हें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और तेसन जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसे आसपास बस बिल्डिंग्स के टूटे हुए मलबे ही दिखाई देते हैं, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता। ये देखकर फुद्दी इससे कहता है, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर तेसन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो सोच रहा होता है, जब सिस्टम का ऑप्शन सभी के सामने खुला था तो बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने मेज में जाना चुना। अधिकतर लोगों ने अर्थ पे ही छुपना चुना ताकि गवर्नमेंट आकर उन्हें रेस्क्यू कर सके। यही सब सोचते हुए जब वो एक गली में आता है तो उसे एक सूख कर मरा हुआ इंसान दिखाई देता है। इसे देखकर वो कहता है, और उनका यही नतीजा हुआ जो सब अर्थ पे छुपना चुने। फुद्दी इसके माथे पे बैठते हुए इससे कहता है, मैं श्योर हूँ तुम्हारे स्टेट के साथ अगर तुम चाहो तो बहुत तेजी में यहाँ से निकल सकते हो, फिर भी तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो? क्योंकि कोई ऐसा है जिससे मैं यहाँ मिलना चाहता हूँ। तेसन के इस बात को सुनकर फुद्दी ली तेयुन और केंगजुन ह्योक के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या वे दोनों चूहे बिल्ली? तो तेसन इसे बताता है, नहीं, ये वो दोनों नहीं हैं।
उसके इतना कहने के साथ ही एक कवच में ढके एक व्यक्ति इसे साइड से आवाज लगाते हुए कहता है, हे दोस्त, क्या तुम भी क्वेस्ट के कारण सिटी हॉल की तरफ जा रहे हो? उसके इस आवाज को सुनकर तेसेन समझ जाता है ये वही है, इसके पिछले जीवन का दोस्त ग्यूम चुनज्यून। और ये इसके पास आते हुए कहता है, तुम मुझे हार्ड मूड में नहीं मिले तो क्या तुम नॉर्मल मूड से हो? अरे मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैं ग्यूम चुनज्यून हार्ड मूड का एक प्लेयर हूँ। हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि जिंदा बच गए हैं। क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहोगे? इसके उन्हीं बातों को फिर से सुनकर तेसेन को याद आता है अपने पिछले जीवन के इसके कुछ दृश्य और साथ में इसका मौत भी। उसे याद करके तेसेन इसके तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इसके साथ निकल पड़ता है। और इसके साथ जब वो इसके अड्डे पे पहुंचता है तो यहाँ बहुत सारे जिंदा लोग बचे होते हैं। ये सब इस जुनग्यून को देखकर अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, देखो मिस्टर जुनग्यून वापिस आ चुके हैं, सौभाग्य से अब हम सब बच जाएंगे। ऐसे ही सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही मरियल माहौल खुशी के माहौल में बदल जाता है और ये जुनग्यून हंसते हुए तेसेन को सभी से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, ये मिस्टर तेसेन हैं। मेरे मुताबिक ये नॉर्मल मूड से हैं। आते वक्त मेरा मुलाकात इनसे हुआ। ये जानकर कि ये एक नॉर्मल मूड से है, कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये नॉर्मल मूड से है? लेकिन मैंने तो इसे नहीं देखा। अरे चलो भी, नॉर्मल मूड में बहुत सारे प्लेयर्स थे, क्या तुम सभी को जान सकते हो? इन सभी के बातों को सुनकर और इन्हें देखकर तेसेन सोचता है, ये सभी 100 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि नॉर्मल और इजी मूड से हैं। और फुद्दी इसके कान के पास आकर कहता है, ये सब मुझे नहीं देख सकते। लेकिन तेसेन इसे इग्नोर करके इन सभी को देखते हुए सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इनमें से कोई भी मुझे याद नहीं, यानी कि ये सभी मर चुके होंगे। तभी ये जुनग्यून अपने हाथ को झाड़ते हुए सभी लोगों से कहता है, सभी लोग इधर देखिए, आप सभी एक साथ इकट्ठा हो जाइए, हम सब सिटी हॉल की तरफ निकल रहे हैं और चिंता मत करिए, मैं आप सबको प्रोटेक्ट करूंगा। उसके इस बात को सुनकर सभी लोगों में वापस से जोश आ जाता है और वो सभी खुश होते हुए कहते हैं, हम सभी मिस्टर जुनग्यून पे भरोसा कर सकते हैं। और फिर ये सब आगे की ओर निकल पड़ते हैं, जहां जुनग्यून अपने एक हाथ में शील्ड और अपने एक हाथ में तलवार लिए आगे की ओर बढ़े जा रहा होता है। और इन सभी को ऊपर से देखकर फुद्दी सोच रहा होता है, क्या ये सब वास्तव में एक मेज के प्लेयर हैं? अगर ये सब मेज से एक प्लेयर हैं तो ये सब इतना कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं? इन सभी में बस ये जुनग्यून नाम का लड़का ही काम का नजर आ रहा है, लेकिन ये भी मेज के गहराई में नहीं जा सकता। और वो तेसेन को देखकर सोचता है, तेसेन इस लड़के से क्यों मिलना चाहता था? और इससे भी महत्वपूर्ण, इसने इस कचरे से भरे ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया? उसके इतना सोचते ही एक लड़का डरते हुए एक तरफ इशारा करके कहता है, मिस्टर जुनग्यून वहां देखिए, जहां उस जगह एक 84 आंख वाला मॉन्स्टर होता है। इसे देखकर जुनग्यून और एक लड़का टूटे हुए बिल्डिंग के खो में छुप जाता है और इस मॉन्स्टर के पास आने पर इन्हें सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, 84 आंख वाला मॉन्स्टर एपियर हुआ है। इस सूचना को सुनकर जुनग्यून सीधे उसके तरफ बढ़ जाता है और सभी लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। आगे जाते हुए जुनग्यून कहता है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तुम सब मेरा यहीं इंतजार करो। उसे देखकर तेसेन सोचता है, ये एक F क्लास का मॉन्स्टर है और इससे जो लड़ रहा है वो एक हार्ड मूड का प्लेयर, तो ये आसानी से इससे डील कर लेना चाहिए। जहां होता भी ऐसे ही है, उस जुनग्यून को इस मॉन्स्टर से लड़ने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन वो इस मॉन्स्टर को मार देता है। और वो मुस्कुराते हुए उन सब से कहता है, कृपया आप सब इस तरफ आइए, मैंने इस मॉन्स्टर को मार दिया है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक नए उमंग में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तेसेन के चेहरे पर दूर दूर तक कोई भी खुशी नहीं होती। वो सोच रहा होता है,
जो भी मॉन्स्टर्स हमारे रास्ते में अपीयर होते हैं उससे ये जुंग ह्यूंग जाके डील करता है और मॉन्स्टर्स को देखते ही बाकी के सभी लोग छुप जाते हैं। और अगर जुंग ह्यूंग फाइट के बीच में हो तब कोई मॉन्स्टर अपीयर होता है तब भी ये सब लड़ना न चुनकर उनसे भागने लगते हैं। जहां इस समय भी ऐसा ही हुआ होता है। जब जुंग ह्यूंग फाइट कर रहा होता है तभी ये मॉन्स्टर अपीयर हो गया होता है और इसे देखकर बूढ़े जवान बच्चे सभी लोग भागने लगते हैं। कोई भी इससे लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये मॉन्स्टर तब क्यों अपीयर हुआ जब जुंग ह्यूंग फाइट कर रहे हैं। सभी लोग जोर जोर से कह रहे होते हैं मिस्टर जुंग ह्यूंग हमें बचाइए, यहाँ एक मॉन्स्टर आ गया है। इन्हें देखकर तेसन अपने हाथ में एक पत्थर को उठाता है और जब ये मॉन्स्टर एक बच्चे को खाने जा रहा होता है तभी तेसन उस पत्थर से इस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे इस मॉन्स्टर का यहाँ गूदा भी नहीं बचता। बचते हैं तो बस खून के कुछ छींटे। ये देखकर वो बच्चा जिसे वो मॉन्स्टर खाने वाला था सहित सभी लोग चौंक जाते हैं। वो सभी आश्चर्य में कहते हैं वो मॉन्स्टर कहाँ गया, एकाएक वो कहाँ गायब हो गया। और एक व्यक्ति कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार हम बच तो गए ना। उन सभी के इन्हीं बातों के बीच जुंग ह्यूंग अपनी लड़ाई को जल्दी खत्म करके यहाँ हाँफते हुए आकर कहता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो, और वो मॉन्स्टर कहाँ गया। ये सुनकर एक लड़का उसे बताता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसे किसी ने नहीं हराया, ये तो एकाएक ही गायब हो गया। ये सुनकर जुंग ह्यूंग सोचता है एकाएक ही गायब हो गया, नामुमकिन, पक्का ही इसे किसी ने हराया होगा, लेकिन यहाँ तो बस मैं ही एक हार्ड मूड से हूँ। ये सब सोचते हुए इसका नजर तेसन पे जाता है, जहाँ तेसन एक पत्थर को देखे जा रहा होता है। उसे देखकर वो सोचता है जो भी व्यक्ति पहली बार मॉन्स्टर को देखेगा वो डर में होगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये व्यक्ति इतना ज्यादा शांत कैसे है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी ने इस मॉन्स्टर को मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो खुद ही को मना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए उन सब से कहता है चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी सिटी हॉल पहुंचने में हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। इसी कथन के साथ वो आगे की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही कोई मॉन्स्टर अपीयर होता है तो वो आगे बढ़कर उससे लड़ाई करता है और अगर कोई मॉन्स्टर बच जाता है तो उसे तेसन खत्म कर देता है। इस प्रकार ये जर्नी ऐसे ही चलते जाता है और इन सभी को देखकर फुद्दी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में कहता है ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी कमजोर हैं, चलो मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये तो लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे। ये सभी कीड़े मकोड़े, मुझे इन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये कहकर फुद्दी अपने पागलपन के स्टेट में जा चुका होता है। चलो अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ने के बारे में भूल जाओ। यहाँ तक कि जो व्यक्ति लड़ रहा है ये तो उसकी भी मदद नहीं कर रहे। आखिरकार ऐसे घटिया लोगों को मेज में किसने इंटर करने दिया, ये हम सभी के लिए बेइज्जती की बात है। ये कहते हुए फुद्दी पूरा ही पगला गया होता है। गुस्से के मारे उसके दिमाग काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर अभी ये जिंदा होता तो ये पक्का ही इन सभी लोगों को जान से मार देता। तेसन फुद्दी को इतने गुस्से में देखकर सोचता है ये पहली बार है जब मैं इसे इतने गुस्से में देख रहा हूँ। ये तो अच्छा है कि ये सभी लोग इसे नहीं देख सकते, वरना डर के मारे तो इन सभी की अभी तक पेंट गीली हो गई होती। और इसी समय एक लड़की रोते हुए कह रही होती है सभी लोग धीरे धीरे ताकतवर बनते जा रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं बन पा रही, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। उसे ऐसे रोते हुए देखकर जुंग ह्यूंग उसे सहारा देते हुए कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन्हें देखकर फुद्दी बड़ा ही घिनौना शक्ल बनाकर कहता है ये सभी मेज में सरवाइव कैसे कर पाए। और ये यही सवाल तेसन से पूछने के लिए निकल पड़ता है और तेसन मानो इसकी मन की बात जान गया हो। वो इसे कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, यहाँ मैं हूँ जो कि अजीब है। मेरे तरह इन्होंने सोलो मूड को नहीं चुना,
बल्कि इन्होंने तो इजी मूड से मेज में इंटर किया। ये सुनकर फुद्दी को कुछ समझ नहीं आता है। वो आश्चर्य में कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या इजी मूड का भी कोई मेज है? क्या इस दुनिया में बस एक ही मेज नहीं है? तेसेन जानता था ये सवाल कभी न कभी तो आएगा ही, और जब इसे सच बताने में इसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो ये इसे सच बताना चुनता है। ये इसे उन लोगों से दूर लाकर बताता है लेबरेंथ 4 मूड में बटा हुआ है। इजी मूड, नॉर्मल मूड, हार्ड मूड और सोलो मूड। सभी मूड के शेप और स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, लेकिन डिफिकल्टी अलग अलग। हर एक मूड का अपना अलग अलग बॉस मॉन्स्टर है और हर एक फ्लोर पर अलग अलग डिफिकल्टी। ये सब सुनकर फुद्दी कहता है, मैं जिस मेज को जानता था वो तो ऐसे बटा हुआ नहीं था। कभी कभी गॉड्स अपने मजे के लिए डायमेंशन को अलग कर देते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है इसे किसी ने आर्टिफिशियली बनाया हो? ये सुनकर तेसन के कान खड़े हो जाते हैं और फुद्दी आगे बताते हुए कहता है, जबकि तुम ये कह रहे हो कि सभी मूड के शेप और स्ट्रक्चर एक जैसे हैं लेकिन डिफिकल्टी अलग अलग, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसे किसी ने नकल करके बना दिया होगा? लेकिन भला गॉड ऐसा क्यों करना चाहेंगे? उसके इन सभी बातों को सुनकर तेसेन सोचता है, अगर वाकई में इसे किसी ने नकल करके बनाया है तो वो व्यक्ति गॉड से भी हाई लेवल का होगा। और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शुरुआत में बस F क्लास के मॉन्स्टर अपीयर होना शुरू हुए। उसके बाद जैसे जैसे प्लेयर्स का ताकत बढ़ा वैसे वैसे हाई लेवल का मॉन्स्टर्स अपीयर होना शुरू हो गया। अगर वो हम सबको एक साथ ही मारना चाहता था तो वो शुरुआत में ही A क्लास के मॉन्स्टर को भेजता, लेकिन उसने मॉन्स्टर्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, मानो जैसे कि वो हम सबको बैठकर देख रहा हो। ये सोचते हुए ये कहता है, उसने कहा था कि गॉड्स को मजा आता है जब वो मामूली प्राणी को अपने पूरे क्षमता का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो ये कहकर जब वो अपने सोचों में गुम होने जा रहा होता है तभी फुद्दी इसे कहता है, चलो इन सब से अलग होकर चलते हैं, मुझे नफरत है इन सभी लोगों से। नहीं, हम इन्हीं सब के साथ जाएंगे और वहाँ पहले पहुंचकर भी कुछ नहीं होने वाला। तेसन के इस बात को सुनकर फुद्दी उसके माथे पे आके उसे पीटते हुए कहता है, तुम इन सब की मदद करना चाहते हो तो तुम ये छुप कर क्यों कर रहे हो? जाओ सामने जाकर मदद करो। क्या तुम्हें दूसरों को मदद करना इतना ज्यादा पसंद है? तो तेसन कहता है, नहीं, मुझे किसी को मदद करना पसंद नहीं है। ये सुनकर फुद्दी आश्चर्य में कहता है, तो फिर इतने समय से तुम इन सब की मदद क्यों कर रहे हो? तो तेसन इसे बताता है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ जिसमें कुछ पोटेंशियल है। क्या हो मेरे अगर मदद करने से इनमें से कोई अंत तक जिंदा बच जाए, और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता इनमें से कोई जिए या मरे। मैं तो बस इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये सभी मर गए तो ये जुनग्योंग अपना दिमाग खो देगा। जहाँ इस समय ये जुनग्योंग इन सभी को सिटी हॉल की तरफ ले जा रहा होता है। ये सब डरे तो बहुत होते हैं, लेकिन चूंकि जुनग्योंग इन सब की मदद कर रहा है तो ये सब उस पे भरोसा करके उसके पीछे चल पड़ते हैं। और तेसन इन सभी को देखकर सोचता है, मेरे पिछले जीवन में ये सभी मारे गए थे और इसी वजह से जुनग्योंग अपना दिमाग खो बैठा था। वो पूरी तरीके से टूट गया था। अंत में वो अकेला ही सिटी हॉल तक पहुंचा था। तेसन के इसी सोच के साथ ये जर्नी चालू रहती है। वो सभी सिटी हॉल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और सभी मॉन्स्टर्स इन सब की तलाश में निकल पड़े होते हैं। मॉन्स्टर से छुपते छुपाते ये सभी सिटी हॉल की तरफ कदम रखते हैं और जब समय बचे तो खाना खाकर आराम करते हैं। जहाँ इस समय भी ये सब मॉन्स्टर्स के मीट खा रहे होते हैं। एक लड़का इस मीट को खाते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर्स का मांस तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। और एक लड़का कहता है, क्या मुझे पास के ही फूड स्टोर से जाकर कुछ लाना चाहिए? तो दूसरा लड़का उसे मना करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या होगा अगर वहाँ कोई मॉन्स्टर हुआ तो? ये सबसे अच्छा है कि हम मेज से जो लाए हैं वही यहाँ बैठकर खाएं।
इसमें कम से कम हमारी जान तो बचेगी। ये सुनकर वो लड़का भी अपनी परिस्थिति को जानते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और इन्हीं सब के बगल में तेसन भी बैठा होता है और उसने जो कुकीज स्टोर से उठाए होते हैं उसी को वो अभी खा रहा होता है। और जब इन लोगों का ध्यान तेसन के इस कुकीज पे जाता है तो इन सब की तो जल के खाक हो जाती है। एक लड़का कहता है, वाओ उधर देखो, वो तो हैम है ना। तो दूसरा कहता है, क्या मुझे उससे जाकर कुछ मांग लेना चाहिए। वो सब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। उसी समय एक मुर्गी के जैसे बाल वाला लड़का तेसन के पास आकर कहता है, हे लो मुझे दो वो। तुमने कहा था कि तुम नॉर्मल मूड से हो, तब तो तुम मुझे तो जानते ही होगे। उसके इतना कहते ही सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। ये तो एथेने गिल्ड का लीडर ली चेंग सियोक है। ओह इस बच्चे का दुर्भाग्य, अब ये इससे इसका कुकीज छीन लेगा। उन सभी लोगों के बातों को नजरअंदाज करके ये तेसन से कहता है, अगर तुम मेज में इंटर करते ही मरना नहीं चाहते हो तो चलो मुझे अपना कुकीज दो। इसके बातों को सुनकर तेसन इससे कहता है, मुझे नहीं पता तुम जिंदा मेज में लौट भी पाओगे कि नहीं। ये सुनकर गुस्से से इस व्यक्ति के नशे बाहर आ जाते हैं और तेसन इसे नजरअंदाज करके अपने कुकीज को खाते हुए सोचता है, एथेने गिल्ड, मैं तो बिल्कुल ही भूल ही चुका था इनके बारे में। अब अगर मैं याद करूं तो ये सभी लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेज को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन ये सभी मारे गए। तेसन को उसे इस तरीके से नजरअंदाज करते हुए देखकर इस व्यक्ति का गुस्सा अपनी सीमा से पार चला जाता है और ये अपने एक पंच को तैयार करते हुए कहता है, हरामजादे के बच्चे, तू मेरे तरफ नीची नजरों से देखने की कोशिश करता है, ये ले अब तू मर। ये कहकर जब वो उसे पंच मारने ही वाला होता है तभी जुनग्युम जोर से चिल्लाकर कहता है, बहुत हुआ। ये सुनकर वो अपने पंच को वहीं पे रोक लेता है और वो जुनग्युम से कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बातें खत्म होने से पहले ही जुनग्युम उसके मुंह को पकड़ लेता है। तो ये लड़का गुस्से में कहता है, बस इसलिए कि तुम हम सबको बचा रहे हो मैं तुम्हारे हर एक बात को नहीं मानने वाला। उसके इस बात से तो जुनग्युम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ऑरा को रिलीज करके अपने हाथ को टाइट करता है जिससे इस बंदे का मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाता है और इसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल पा रहे होते हैं। ये अपने मन में सोचता है, डैम इट, मैं सोच रहा था कि ये बस एक पुशओवर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। और तेसन भी इसे खामोश होकर देखे जा रहा होता है। तभी जुनग्युम इस मुर्गी के जैसे बाल वाले लड़के से कहता है, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये सोचने की तुम्हें पूरा आजादी है, लेकिन तुम्हें अपना सीमा नहीं पार करना चाहिए। ये कहकर वो उसके बाजू पे एक मुक्का मारता है। और सोचो, जब एक हार्ड मूड का बंदा एक नॉर्मल मूड के बंदे को पंच मारेगा तो क्या होगा? क्या होगा? उसकी टट्टी निकल जाएगी। जहां इस बंदे के साथ भी यही होता है। ये झट से नीचे गिर जाता है और ये अपने कंधे को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसे देखकर जुनग्युम कहता है, मैं जब भी चाहूँ तब तुम सबको छोड़कर जा सकता हूँ, मेरे लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से गुस्से में निकल जाता है और उसके इस बात को सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये पहली बार है जब मैंने मिस्टर जुनग्युम को इतने ज्यादा गुस्से में देखा। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना था। और इन सभी को देखकर तेसन खामोश होता है। वो ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ सोचता। और जब रात होती है तो ये जुनग्युम आग जलाकर पहरा दे रहा होता है। इसे देखकर तेसन इसके पास आकर कहता है, दिन के इतनी सारे लड़ाई से तुम पक्का ही थक गए होगे, फिर भी तुम रात को यहाँ पहरा दे रहे हो। तेसन के एकाएक आवाज और उपस्थिति से ये जुनग्युम चौंक गया होता है। तो तेसन इसे कहता है, वो सभी लोग तुमसे डरे हुए हैं, उन्हें ये डर है कि कहीं तुम उन्हें छोड़ न दो। ये सुनकर ये जुनग्युम भी असहाय होते हुए कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, ये कुछ ऐसा है जो कि मुझे करना ही था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं
और हर जगह खतरा। अगर ये मेरे बातों को अच्छे से नहीं फॉलो करेंगे तो मैं इन्हें सिटी हॉल तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। और धन्यवाद आपका, जिसके कारण मुझे उसे सबक सिखाने का एक मौका मिला। उसके इन सभी बातों को सुनकर तेसन उसे एकटक देखे ही जा रहा होता है और थोड़ी देर तक ऐसे ही देखने के बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें वाकई में ये सब करने की जरूरत है? ये सुनकर एक पल के लिए तो जुनग्यूम अवाक ही रह जाता है और तेसन इसे आगे बताते हुए कहता है, अगर ये तुम हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अकेले ही सिटी हॉल तक आराम से जा सकते हो। तो फिर तुम इतनी मुश्किल से क्यों गुजर रहे हो? और जबकि तुमने हार्ड मूड चुना है तो मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा, जिसे जिंदा रहना है वो जिंदा रहेगा और जिसे मरना है वो मरेगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। ये सुनकर तो ये जुनग्यूम भी पूरी तरीके से अवाक हो जाता है। इसके पास कोई शब्द नहीं होता और तेसन हमें बताता है हार्ड मूड में सरवाइव करने का बस 1% प्रोबेबिलिटी है और अगर तुम वहाँ सरवाइव कर जाओगे तो तुम्हें एक बात तो समझ आ ही जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति का जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है तो तुम भले ही उसकी कितनी भी मदद क्यों न करो, तुम उसे नहीं बचा सकते। वो अंततः मर ही जाएगा। इन सभी चीजों को जानते हुए तेसन इससे कहता है, जब ये सब अंततः मर ही जाएंगे तो फिर तुम इन सब की इतना मदद क्यों कर रहे हो? तेसन के ऐसे बातों को सुनकर जुनग्यूम गुस्से से उसके तरफ देखते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? ये कहकर जब वो गुस्से में तेसन की तरफ बढ़ रहा होता है तभी तेसन अपने ऑरे को एक्टिवेट करता है, जिससे ये यहीं पे जम जाता है। और तेसन के इतने खतरनाक ऑरा को देखकर ये सोचता है, ये किस प्रकार की अजीब फीलिंग है और इसके आंखों के साथ क्या है? ऐसा लगता है इसने अनगिनत लोगों को मरते हुए देखा है। जैसा कि उम्मीद था, ये कोई नॉर्मल मूड से तो नहीं है। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड को आगे करता है, जहां तेसन के प्रेशर के कारण इसका पूरा बॉडी एक ही जगह पे जम गया होता है। ये अपने दांत खींचते हुए कहता है, तुम कौन हो? उसे ऐसे देखकर तेसन अपने प्रेशर को हटाते हुए उससे कहता है, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। और मैं कौन हूँ ये सिटी हॉल पहुँचने के बाद बात करेंगे। ये कहकर तेसन यहाँ से मुड़कर चला जाता है और इसे जाते हुए देखकर ये जुनग्यूम एक चैन की सांस लेता है और ये हाँफते हुए कहता है, ये वास्तव में है कौन? उसके बाद सुबह होती है और वही रूटीन फिर से फॉलो किया जाता है। जुनग्यूम उन सब को जाकर उठाता है और वे सब फिर से सिटी हॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जाते हुए जुनग्यूम इन सब से कहता है, हम सब 2 ही घंटे में सिटी हॉल तक पहुंच जाएंगे, तो चलो तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो उन सब में फिर से जोश वापिस आ जाता है। वो सभी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाओ ये तो बहुत अच्छा है। और फिर से हर बार की तरह जुनग्यूम आगे की ओर बढ़ जाता है और जो भी मॉन्स्टर आता है वो उससे लड़ाई करता है और सभी लोग अपनी जान को बचाकर उसके पीछे छुपे रहते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलते जाता है। ये मॉन्स्टर उन्हीं पे अटैक करता है जो कि सिटी हॉल की तरफ जाते हैं और जो व्यक्ति अकेले ही सिटी हॉल की तरफ गया है वो या तो मारा जा चुका है या फिर वो सिटी हॉल में ही टेलीपोर्ट किया गया है। और इसी समय जब जुनग्यूम मॉन्स्टरों से लड़के इन सब के लिए रास्ता खाली कर रहा होता है तभी एक ही साथ 3 मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। इन तीनों मॉन्स्टर को देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चौंक भी। 3 मॉन्स्टर को एक साथ देखकर जुनग्यूम चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग भागो यहाँ से। उसके बातों को सुनकर सभी लोग ऐसे ही करते हैं। वो सभी भागने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का देकर अपने लिए रास्ता खाली करने लगते हैं। हर जगह अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और इन सभी को देखकर जुनग्यूम सोचता है, मैं एक साथ 2 मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल सकता, लेकिन यहाँ तो 3 हैं, इन्हें मारना तो मेरे लिए नामुमकिन है। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी एक मॉन्स्टर एक बच्चे को खाने जा रहा होता है। इसे देखकर वो बच्चा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ये देखते ही जुनग्यूम उसके सामने आकर अपने शील्ड को आगे कर देता है। उस मॉन्स्टर के डैमेज को अपने पे लेकर जुनग्यूम सोचता है,
अब जबकि सिटी हॉल हमारे सामने ही है तो मुझे बस इन सब के लिए समय खरीदने की जरूरत है। ये सोचकर ये एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना स्किल ब्रीथलेस स्ट्राइक को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण ये 10 सेकंड तक बिना सांस लिए लड़ पाएगा और लड़ाई में एक पल के लिए भी अपनी सांस के फिक्र किए बिना लड़ना पूरे लड़ाई के माहौल को बदल सकता है। इसी सोच के साथ जुनग्यूम अपने स्वॉर्ड से 2 मॉन्स्टर पे स्लैश मारता है और इस मौके का फायदा उठाकर एक मॉन्स्टर आकर इस पे अटैक करता है। उसके अटैक को ये अपने स्वॉर्ड से रोकते हुए अपने इन्वेंटरी से एक पाउच को बाहर निकालता है। इसमें क्लेमनेस पाउडर होता है। इस पाउडर के मॉन्स्टर पे गिरने से वहां पे एक ब्लास्ट होगा जिससे ये सभी मॉन्स्टर स्लो हो जाएंगे। ये सब जानते हुए जुनग्यूम इस पाउच को अपने स्वॉर्ड से काट देता है, जिससे इसका सारा पाउडर हवा में फैल जाता है और ये सभी पाउडर मॉन्स्टर के बॉडी पे गिरने लगते हैं। ये देखकर जुनग्यूम सोचता है बस अब ये सब स्लो हो जाएंगे और मुझे इन्हें बस थोड़ी देर तक ही रोकने की जरूरत है। ये सोचकर जब वो हंसते हुए इन सभी की तरफ देखता है तो ये सभी अभी भी यहीं पे होते हैं। ये देखकर तो ये पूरी तरीके से हिल जाता है। ये सोचता है मैं तब से मॉन्स्टरों से फाइट किए जा रहा हूँ, लेकिन ये सब भागने के बजाय यहीं पे क्यों खड़े हैं, जहाँ इन सब के पीछे भी 2 मॉन्स्टर अपीयर हो चुका होता है। इन दोनों मॉन्स्टर के अपीयर होने पे इन्हें सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है। 51 करोड़ नांगर वाला मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, 12 करोड़ पैर वाला मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। इन सभी मॉन्स्टर को देखकर ये सब बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, जिस कारण से ये सब बीच में भीड़ जमा दिए होते हैं और ये सब चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, मिस्टर जुनग्यूम हमें बचाइए, हमें अभी क्या करना चाहिए, कृपया हमारी मदद करिए। ऐसे सिचुएशन में तो जुनग्यूम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका होता है। ये उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर सोचता है ये सभी हमें इतने बुरी तरीके से क्यों मारना चाहते हैं और अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास कोई भी यूजफुल आइटम नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं कि मैं इन सब से जीत पाऊं। अगर मैं इन सब से लड़कर लड़ाई जीत भी जाऊंगा फिर भी ये सभी लोग मारे जाएंगे, तो क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सब सोचकर वो अपने दांत को खींच रहा होता है और वो सभी लोग इसे आशा भरी नजरों से देख रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए ये सोचता है मेरा ताकत और स्पीड इन मॉन्स्टर के बराबर ही है, तो अगर मैं भागता हूँ तो मैं इनके अटैक को आसानी से डॉज कर पाऊंगा। ये सब सोचते हुए वो अपने मुंह को पकड़ लेता है और सोचता है क्या मुझे इन सब को छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन सभी लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे यहाँ तक फॉलो किया। वो मैं ही था जिन्होंने इन्हें अपने साथ लाया, तो क्या अब मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए या फिर इन्हें अंत तक प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करूँगा फिर भी मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सब सोचते हुए ये कुहर कुहर के रोने लगता है